Hello everyone, I welcome you all again at my channel English Expo with विशाल में। तो आप सभी का स्वागत है फिर से। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हमको कई सारे एग्ज़ाम्स में भी देखने को मिलता है। और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या फिर हम स्पीकिंग करते हैं, हम जब हम बोलते हैं तो उस टाइम पर भी हम उससे रिलेटेड बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। तो हम उसी को आज डिस्कस करने वाले हैं। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो कंडीशनल सेंटेंस। क्या है? कंडीशनल सेंटेंस। तो आज हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। तो कॉम्प्लेक्स अब है भी इसलिए तो हम देखेंगे कि पहले कंडीशनल सेंटेंस होते क्या हैं, सेंटेंसेस में किस कैटेगरी के सेंटेंसेस से बिलोंग करते हैं। तो अगर हम बात करें सेंटेंसेस की तो हमारा एक वीडियो इस पर पहले से ऑलरेडी आ चुका है कि वर्ड इज सेंटेंस एंड टाइप्स ऑफ सेंटेंस। तो अगर आपने नहीं देखा है, जानना चाहते हैं डिटेल में, तो आप वहाँ जा सकते हैं और देख सकते हैं। तो कंडीशनल सेंटेंस जो होते हैं, तो अगर हम बात करें उसके पहले थोड़ा सा और पीछे जाते हैं तो वहाँ पर हमको देखने को मिलेगा कि जो मेनली जो मुख्य तौर पर हमारे पास 3 तरह के सेंटेंस होते हैं, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। तो जो एक कंडीशनल सेंटेंस होते हैं किसका पार्ट होते हैं? एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का पार्ट होते हैं। तो अब चलिए देखते हैं कि कंडीशनल सेंटेंस होते क्या हैं। तो कंडीशनल सेंटेंस की अगर बात करें तो अ कंडीशनल सेंटेंस, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है डेफिनेशन में कि अ कंडीशनल सेंटेंस इज़ अ टाइप ऑफ सेंटेंस दैट स्टेट्स अ कंडीशन। कि एक कंडीशनल सेंटेंस एक तरह का ऐसा सेंटेंस होता है जो कि क्या बताता है? कंडीशन बताता है, शर्त को बताता है, शर्त रखी जाती है। एंड आउटकम ऑफ द कंडीशन अकरिंग, और शर्त के साथ में उसका रिजल्ट कि उसका आउटकम क्या है वो भी बताया जाता है। और क्या बताते हैं? तो अगर आप यहाँ पर देखो एग्जाम्पल जो लिखा हुआ है, यदि तुम परिश्रम करोगे, तो यदि लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? यदि। तो यदि क्या हो गई? ये शर्त हो गई। अगर तुम परिश्रम करोगे तो तुम उत्तीर्ण हो जाओगे। तो कहने का मतलब क्या है कि शर्त रखी जा रही, अगर आप मेहनत करेंगे तो आप उत्तीर्ण हो जाएंगे, इसकी ही बात कर रहे हैं। तो एक शर्त हो गई और उसका रिजल्ट क्या है? क्या आया? उत्तीर्ण हो जाना। तो ये हो गया। आगे देखिए बताया गया कि कंडीशनल सेंटेंस आर मेड अप ऑफ अ डिपेंडेंट क्लॉज एंड एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। वेरी इंपॉर्टेंट। क्लॉज से भी रिलेटेड वीडियो पहले आ चुकी है। तो अगर आप क्लॉज वगैरह के बारे में नहीं पढ़े तो आप पढ़ सकते हैं वहाँ जाकर, मीन्स इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा। डिटेल में हमने उसकी चर्चा की है। तो ये डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होते हैं? तो जैसा कि बोला जाता है ना कि भाई किसी के ऊपर डिपेंड मत रहो। तो डिपेंड का मतलब क्या होता है? निर्भर होना। तो डिपेंडेंट क्लॉज उसको बोला जाता है जो क्लॉज निर्भर होती है। और डिपेंडेंट क्लॉज का ही दूसरा नाम है इफ़ क्लॉज, मतलब जिसमें इफ़ आएगा या कंडीशन जिसमें रहेगी वही हमारा क्या होता है? डिपेंडेंट क्लॉज होता है। जैसे जो एग्जाम्पल यहाँ पर दिख रहा है आपको, यदि तुम परिश्रम करोगे, तो यदि लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? यदि। यानी कि यदि परिश्रम करोगे, शर्त रखी जा रही है। तो आगे क्या? आगे कुछ बोलना चाह रहा है। तो ये इतने वाला पार्ट अपने आप में पूरी मीनिंग नहीं दे रहा है। और अगला क्या है कि एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज भी होती। तो इसमें देखो इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है? इसमें है कि अच्छा इस सेंटेंस में तुम एक ही बार प्रयोग हुआ, आप यहाँ पर भी चाहो तो लिख सकते हो, तो तुम उत्तीर्ण हो जाओगे। या तो ये जो है उत्तीर्ण हो जाना, जैसे आपने किसी बोला तुम उत्तीर्ण हो जाओगे, तो इसको आप कहीं भी सेंटेंस लिख दोगे, ये अपने आप में फुल मीनिंग दे रहा है। तो ये कैसा क्लॉज हो गया? ये इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। इतना आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो अगर इसकी इंग्लिश बनाएं, और एक सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने आती है कि जब हम कंडीशनल सेंटेंस बनाते हैं तो हिंदी में बोलते हैं कि अगर तुम परिश्रम करोगे तो तुम उत्तीर्ण हो जाओगे। हिंदी में ये दोनों फ्यूचर नज़र आ रहे हैं। ये यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, हम दोनों से इसी से पहचान लेते हैं कि दोनों फ्यूचर में आ रहे हैं। लेकिन जब हम इंग्लिश की बात करेंगे तो इंग्लिश भाषा की अपनी खुद की ग्रामर है, वो अपने हिसाब से चलती है, और हिंदी अपने हिसाब से चलती है। तो जब इंग्लिश में आएंगे तो कंडीशनल सेंटेंस में दोनों ये फ्यूचर में नहीं बनते हैं। कभी प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है और कभी प्रेजेंट परफेक्ट भी हो जाता है। और अलग अलग तरह के हमको आगे हम डिस्कस करेंगे तो देखने को मिलेगा हमको। तो इस फिलहाल इसके हम इंग्लिश देख लेते क्या बनेगा। यदि तुम परिश्रम करोगे तो तुम उत्तीर्ण हो जाओगे। तो पहले हम बनाएंगे क्या? इंडिपेंडेंट क्लॉज। ये हमारी जो है, तो यहाँ पर इफ़ लगा हुआ है तो हम यदि के लिए इफ़ का इस्तेमाल करेंगे। इफ़ यू वर्क हार्ड, तो फिर क्या हो जाएगा? तो तुम उत्तीर्ण हो जाओगे। यू विल पास एग्जाम, है ना, यू विल पास, तो तुम पास हो जाओगे। अब हम इसको इस तरह रख सकते हैं, तो के लिए कॉमा का इस्तेमाल किया जाएगा। कभी कभी हमको देन भी देखने को मिलता है। तो द हिंदू अगर आप पढ़ेंगे तो द हिंदू में देन इस्तेमाल करता है, लेकिन कॉमा के बाद, है ना। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। तो इसको हम पलट करके भी लिखा जा सकता है
और इफ़ को हम जब कंजंक्शन बना दें तो जैसे मैंने लिखा यू विल पास, इफ़ यू, इसको थोड़ा सा सही कर लेंगे, वर्क हार्ड होना चाहिए यहाँ पर, हार्ड वर्क नहीं। तो इफ़, इसको हम क्या कैसे बोल सकते हैं, यू विल पास इफ़ यू वर्क हार्ड, है ना, कि तुम पास हो सकते हो अगर तुम मेहनत करो। तो हम इसको उल्टा करके भी लिख सकते हैं और यहाँ पर इफ़ कंजंक्शन का काम करेगा। तो ये हमने दो चीज़ें देखी। अब आगे देखते हैं। तो देखो वही आ गया भाई, क्लॉज की बात करें तो एक इफ़ क्लॉज होती है ना, जिसमें कंडीशन होती है, इसको हम इफ़ क्लॉज भी बोलते हैं। डिपेंडेंट क्लॉज भी यही हमारी क्या होती है, डिपेंडेंट क्लॉज होती है, क्योंकि इसमें शर्त होती है। तो ये डिपेंडेंट क्लॉज भी बोलते हैं इसको एक और नाम दिया जाता है सब ऑर्डिनेट क्लॉज भी बोला जाता है। एक दूसरी हमारी जो क्लॉज रहेगी जिसको इंडिपेंडेंट बोलते हैं या मेन क्लॉज बोलते हैं, मीन्स इसको प्रिंसिपल क्लॉज भी बोला जाता है ना। तो जो रिजल्ट शो करता है, तो कंडीशन शो करेगा, जो रिजल्ट शो करेगा वो हमारी क्या होती है, वो इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है, वो मेन क्लॉज होती है, उसी का नाम एक प्रिंसिपल क्लॉज भी है ना। तो ये हो गया। अब इसको आप उल्टा करके भी लिख सकते हो, मेन क्लॉज को पहले कर दो, या मेन क्लॉज बोलो, प्रिंसिपल क्लॉज बोलो, या फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज बोलो, सबका एक ही मतलब है। और फिर हम इफ़ क्लॉज को कर दे, चाहे हम इसको इफ़ क्लॉज बोलें या फिर सब ऑर्डिनेट क्लॉज बोलें, मीन्स या फिर डिपेंडेंट क्लॉज बोले, एक ही चीज़ हो गया। तो जिसमें शर्त रहती है वो इफ़ क्लॉज हो जाती है। तो ये दो चीज़ें हमने देख ली है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा कंडीशनल सेंटेंस होता है उसमें दो आपको क्लॉज देखने को मिलेंगी, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट, है ना। और इंडिपेंडेंट को हम किस नाम से जानते हैं, मेन क्लॉज भी बोलते हैं उसको हम, और प्रिंसिपल क्लॉज भी बोलते हैं। और इफ़ क्लॉज को किस नाम से जानते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज के नाम से जानते हैं, या सब ऑर्डिनेट क्लॉज के भी नाम से जाना जाता है। तो ये चीज़ें हमने देख ली। अब हम देखेंगे इनके टाइप्स कि कंडीशनल सेंटेंस जो होते इनके हम किस तरह की कौन कौन सी कंडीशंस हो सकती हैं उनकी हम बात करेंगे। तो एक हमारे नंबर 1 पर जो है वो है ज़ीरो कंडीशन। कौन सी, ज़ीरो कंडीशन। तो इसमें हम फैक्ट्स वगैरह की बात करते हैं। तो जब हम फैक्ट्स वगैरह की बात करते हैं, तथ्य कोई होता है तो हमेशा सत्य होता है। एक चीज़ का होना दूसरे चीज़ का होना भी तय करता है। हम तो ज़ीरो कंडीशन पहले देखेंगे। फिर हमारी आ जाएगी पॉसिबल कंडीशन, जो वेरी लाइकली टू हैपन, जिसकी संभावना होने की बहुत ज़्यादा है। जो अभी हमने सेंटेंस देखा वो पॉसिबल कंडीशन का है। फिर थर्ड नंबर पे आएगा इम्प्रॉबेबल कंडीशन, अनलाइकली टू हैपन, जिसकी संभावना नहीं है घटित होने की। फोर्थ नंबर पर पढ़ेंगे हम इम्पॉसिबल कंडीशन, यानी कि जिसकी संभावना बिल्कुल भी नहीं है। फिफ्थ नंबर हाइपोथेटिकल है। हाइपोथेटिकल का मतलब है कि भाई जिसको हम सिर्फ मान कर चलते हैं, जैसे अगर मैं चिड़िया होता तो मैं आकाश में उड़ता। ये क्या है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है ना। तो जैसे जैसे हम नीचे बढ़ते जा रहे हैं हम अनरियलिस्टिक होते चले जा रहे हैं। अनरियलिस्टिक का मतलब हमारे वो चीज़ें हमारे पहुंच से बाहर होती चली जा रही है, उनमें हम बदलाव नहीं कर सकते हैं। तो ये हमने देखा। तो आज हम सिर्फ दो डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है, तो इसको हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। तो आज पहला जो हमारा है वो है ज़ीरो कंडीशनल। हम इसको पढ़ने वाले हैं ज़ीरो कंडीशनल। तो जब हम ज़ीरो कंडीशनल की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है भाई कि ये फैक्ट एक होता है। तो इफ़ इट हैपन्स देन दिस हैपन्स सम, दिस हैपन्स, अगर ये वाला मीन्स होता है तो ये भी होगा, है ना। और इसको बनाओगे कैसे, इसको बनाने का एक आसान तरीका है कि आप सबसे पहले लिखोगे इफ़, यानी कि इफ़ क्लॉज इसको बोलते हैं, या डिपेंडेंट क्लॉज बोलेंगे, या सब ऑर्डिनेट क्लॉज भी बोलेंगे, है ना। तो उसको हम पहले लिखेंगे, ये क्लॉज हमारी ये हो गई, है ना। इसको इफ़ लगाएंगे हम यहाँ पर। फिर इसको किस में लिखेंगे, सिंपल प्रेजेंट, यानी सिंपल प्रेजेंट का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट। और फिर हमारा क्या हो जाएगा, कॉमा लगा करके सिंपल प्रेजेंट फिर से आ जाएगा, यानी कि फिर से प्रेजेंट इंडेफिनिट आ जाएगा। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, है ना। हिंदी में देखेंगे तो और समझ में आएगा। तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा है कि अगर तुम बर्फ़ को गर्म करोगे तो वह पिघल जाएगी। अब पहली चीज़ तो आप ये देखो, ये अगर आप हिंदी में देखोगे तो दोनों आपको फ्यूचर में दिख रहे हैं। दोनों क्लॉजेस क्या हैं, फ्यूचर में दिख रहे हैं, लेकिन इंग्लिश में ये फ्यूचर में नहीं बनेगी। बस इसीलिए कंडीशनल सेंटेंस क्या हो जाता है, कन्फ्यूजिंग हो जाता है। तो जब ज़ीरो कंडीशन रहेगी, ज़ीरो कंडीशन पहचानोगे कैसे, जब उसकी हम फैक्ट्स की बात करेंगे, मतलब ये होगा तो ये होना तय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे अगर बर्फ़ को गर्म करोगे तो पक्का है पिघलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, साइंटिफिक, ठीक है, साइंटिफिकली प्रूव्ड है ना। और हम अपने प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें, और हमने देखा क्या, दोनों प्रेजेंट इंडेफिनिटली सिंपल प्रेजेंट में दोनों के दोनों क्लॉज बनेंगे। तो सबसे पहले अगर के लिए हम इफ़ का इस्तेमाल करेंगे, तुम बर्फ़ को गर्म करोगे तो क्या इंडेफिनिट में क्या बनेगा,
यू हीट आइस, फिर ये भी हमारा इंडेफिनिट में ही बनेगा, इट मेल्ट्स हो जाएगा, है ना। इट किसके लिए आया, बर्फ़ के लिए आया, तो अगर क्या बनेगा कि इफ़ यू हीट आइस इट मेल्ट्स। तो ये हो गया हमारा क्या, जीरो कंडीशन का पहला एग्जाम्पल। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट में बोला गया अगर तुम बारिश में खड़े होगे तो भीग जाओगे। ये भाई कन्फर्म है कि बारिश में निकलोगे, छाता इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो पक्का है आपका भीगना तय है, ये एकदम फैक्ट है। तो इसको भी क्या करोगे आप, सबसे पहले हम, अच्छा इसको मैं, ये जो हमारा सेंटेंस लिखा हुआ है इसको हम उल्टा करके भी लिख सकते हैं, इट मेल्ट्स इफ़ यू हीट आइस, इसको भी हम ऐसे लिखा जा सकता है। अगर हम इसको देखें फिर हमारा एक, ये हमारा क्या हो गया, ये डिपेंडेंट क्लॉज हो गया और ये इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। तो हम अगर डिपेंडेंट क्लॉज को पहले बनाएंगे तो हम अगर के लिए इफ़ का इस्तेमाल करेंगे, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनेगा। तो तुम बारिश में खड़े होगे, यू स्टैंड इन द रेन हो जाएगा, है ना, तो भीग जाओगे, यू गेट वेट। तो आपको सेकंड वाली क्लॉज में सब्जेक्ट नहीं दिख रहा, लेकिन एक ही पर्सन के बारे में बात की जा रही है, तो हम यू का बार बार तुम का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर हम सीधे इंग्लिश में यू लिख रहे हैं, यू गेट वेट, है ना। इफ़ यू स्टैंड इन द रेन यू गेट वेट, अगर तुम बारिश में खड़े होगे तो तुम भीग जाओगे। ये हिंदी में दोनों फ्यूचर में लिख रहे हैं, बन रहे हैं, लेकिन इंग्लिश में बनाएंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही दोनों क्लॉज बनेंगे। ये हमारी जीरो कंडीशन हो गई। तो जीरो कंडीशन किसके बारे में होती है, फैक्ट्स की बात करते हैं, जिसमें दोनों के दोनों प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनते हैं, है ना। ये हो गया। अब हम अगला जो, ये तो हो गया हमारा जीरो कंडीशन। अब फर्स्ट कंडीशनल देखते हैं। फर्स्ट कंडीशनल एक जो, अगर आप बुक देखेंगे तो आपको उसमें यही फार्मूला मिलेगा कि प्रेजेंट सिंपल का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर सिंपल का मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट, आपको ये दो मिलेंगे। मतलब इसमें क्या होता है, जो इफ़ क्लॉज होती है जिसको आप सब ऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हो या डिपेंडेंट क्लॉज बोलते हो, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनती है, एक कन्फर्म है ना, कि बुक्स की हम बात कर रहे हैं। फिर जो हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज रहेगी या मेन क्लॉज रहेगी, हम उसको फ्यूचर इंडेफिनिट में बना देते हैं। ये हमारा फॉर्मूला होता है ना। तो ये तो बुक्स में हमको मिलता है। और जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल अगर हम इसके देखें, पहले एग्जाम्पल इसके देखते हैं। तो जैसे लिखा हुआ है कि अगर आप यहाँ पर देखो, अगर बारिश होगी तो वह घर पर ही रहेगा, लेकिन इसको आप पहचानोगे कैसे, तो इसको पहचानने की संभावना ये होती है कि इट इज़ पॉसिबल एंड वेरी लाइकली दैट द कंडीशन विल बी फुलफिल्ड, है ना, कि ये संभव है कि ये कंडीशन इसमें पूरी हो जाएगी, है ना, ये संभावना जताई जाती है। पहले वाले में फैक्ट था और कंडीशनल फर्स्ट में क्या है कि ये एक संभावना इसमें जताई जा रही है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा संभावना इसकी है। तो जैसे सेंटेंस अगर आप इंग्लिश में बोलते हैं कि अगर बारिश होगी तो वह घर पर ही रहेगा, तो अगर आप नॉर्मली कंडीशनल सेंटेंस जो नहीं पढ़ा उसे आप बनवाओगे, अगर बोलोगे चलो भाई इसको इंग्लिश में बनाओ, तो यही बनेगा, इफ़ इट विल रेन ही विल स्टे एट होम। लेकिन वहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको इसमें ध्यान रखना है कि इसके नियम कुछ अलग हैं। तो जैसा कि हमने देखा है कि बुक्स में हमको यही मिलता है, जिसमें कंडीशन रहती है उसको हम प्रेजेंट इन सिंपल यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं, और जो रिजल्ट आता है यानी कि जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है उसको फ्यूचर इंडेफिनिट में इस्तेमाल करते हैं, उसको बनाते हैं वहाँ पर, है ना। तो अगर आप इसको बनाओ, यहाँ पर देखो, तो जैसे बनेगा क्या कि जो इफ़ क्लॉज हो गई नहीं, यहाँ पर अगर लिखा हुआ है तो अगर बारिश होगी तो इफ़ इट रेन्स यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, वह घर पर ही रहेगा। ही विल रिमेन एट होम, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, सॉरी फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया। तो ये हमने देखा। आप इसको उल्टा भी कर सकते हो, ही विल रिमेन एट होम इफ़ इट रेन्स, ऐसे भी किया जा सकता है। अगला का सेंटेंस देखें, यदि आप जल्दबाजी करेंगे तो आप ट्रेन पकड़ लेंगे, अगर आप जल्दी करोगे तो ट्रेन आप पकड़ पाओगे, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम इफ़ क्लॉज को बनाएंगे, है ना, यानी डिपेंडेंट क्लॉज को बनाएंगे, तो यदि के लिए इफ़ का इस्तेमाल करेंगे। आप जल्दी करोगे, इफ़ यू मेक हेस्ट, अगर आप जल्दी करोगे तो आप ट्रेन पकड़ लेंगे, इसको हम फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाएंगे, तो यू विल कैच द ट्रेन, है ना। ये हमने देखा। आगे देखते हैं, इस समय अगर पैदल जाते हैं तो आप जल्दी पहुंच जाएंगे। तो चाहे आप ये बोलो कि इस समय अगर आप पैदल जाएंगे या इस समय आप पैदल जाते हैं, है ना। तो अगर आप सच में देखो तो यहाँ पर ये सेंटेंस बोलना यही जाना चाहिए कि अगर आप पैदल जाते हैं, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में बन रहा है इसलिए। तो अगर आप पैदल जाओगे या अगर आप पैदल जाते हैं, दोनों के लिए एक ही चीज़ इस्तेमाल की जाएगी, तो आप जल्दी पहुंच जाएंगे। तो सबसे पहले इफ़ वाला बना दे, तो एट दिस टाइम इफ़ यू गो ऑन फुट, है ना, इस समय अगर तुम पैदल जाओगे या तुम पैदल जाते हो तो आप जल्दी पहुंच जाएंगे, इसको फ्यूचर इंडेफिनिट में करेंगे, यू विल रीच अर्ली, है ना। ये हो गया हमारा। आगे देखते हैं। ये तो हमने देखा कि इन जनरल जो हमको बुक्स में मिलता है, ये फार्मूला हमको मिलता है। सीधे सीधे क्या लिखेंगे, यहाँ पर इफ़ का इस्तेमाल करो, इफ़ का यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इफ़ का इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर, है ना, और उसके बाद में प्रेजेंट सिंपल प्लस फ्यूचर सिंपल, ये बुक्स में हमको मिलता है ना। जैसे मैंने कि इफ़ आई स्टडी आई विल पास एग्जाम्स, अगर मैं
मैं पढ़ूंगा तो मैं पास हो जाऊंगा, ये बन गया, बुक्स में हमको मिलता है ना। लेकिन अब आपको थोड़ा सा एडवांस्ड होना पड़ेगा, चीज़ें और बेहतर रूप में समझनी पड़ेंगी, तो इसके लिए आपको कुछ नई चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। तो आप कहीं फंसो ना, एग्ज़ाम में ना फंसो, कहीं कुछ ना फंसो, तो इसके लिए आपको क्या करना रहेगा, अच्छे से समझना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि ये जो इफ़ क्लॉज है, जिसको डिपेंडेंट क्लॉज बोला जाता है या फिर इसको सब ऑर्डिनेट क्लॉज बोला जाता है, इसको आप प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में कर सकते हैं। अगर सेंटेंस हमारा क्या हुआ इंडेफिनिट में, तो हम इसको इंडेफिनिट में कर सकते हैं। और कई बार हमको सेंटेंस किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट में भी मिल जाता है, तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने बोला कि ये जो आपने फॉर्मूला लिखा है ये पूरी तरह से काम नहीं कर सकता, लेकिन ये वाला काम करेगा, है ना। तो अगर यहाँ पर आपके सेंटेंस में इफ़ लिखा हो, उसके बाद सिंपल प्रेजेंट होगा, तो सिंपल मतलब फ्यूचर में होगा तो भी आप सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल करोगे, या फिर मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट काम पूरा हो गया होगा तो आप इसमें प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करोगे। इसके साथ आप प्लस लगाओगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखोगे, है ना। सब्जेक्ट लिखने की बजाय आप सेंटेंस का इस्तेमाल करो। किसका इस्तेमाल करो, सेंटेंस। फॉर्मूला क्या बना सकते हो, यहाँ पर लिख लो इफ़ प्लस सिंपल प्रेजेंट प्लस सिंपल प्लस इफ़ प्लस प्रेजेंट परफेक्ट कर लो। मतलब फिर से मैं रिपीट कर देता, फॉर्म क्या लिखोगे, इफ़ प्लस सिंपल प्रेजेंट फिर इफ़ प्लस प्रेजेंट परफेक्ट। ये हमारा पहला पार्ट हो गया, डिपेंडेंट क्लॉज इसको बोलते हैं। फिर कॉमा लगाएंगे, आगे क्या लगाएंगे, सेंटेंस लिख सकते हो, जैसा हमारा सेंटेंस होगा वैसा बना दो। या मान लो अगर फ्यूचर में सेंटेंस है तो विल का इस्तेमाल करो, कैपेसिटी की बात करें तो कैन का इस्तेमाल करो मीन्स, और अगर संभावना की बात करें तो मे और मस्ट का, माइट का इस्तेमाल कर सकते हो। और कई बार हमको यहाँ पर इम्पेरेटिव सेंटेंस भी मिल जाता है ना। अब इसका ज़रा एग्जांपल देखते हैं। तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है देखो कि यदि आप परीक्षा पास कर लेते हैं तो आपको नौकरी मिल सकती है। ये किसकी बात कर रहे हैं, संभावना की बता रहे हैं, है ना। या फिर इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ, यदि आप परीक्षा पास कर लेंगे तो आपको नौकरी मिल सकती है, इसको ऐसा भी बोला जा सकता है। तो ये तो हमारा बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो इफ़ यू पास द एग्ज़ाम, है ना, तो आपको नौकरी मिल सकती है, संभावना जताई जा रही है, इसलिए हम मे और मस्ट का इस्तेमाल करते हैं, मे माइट मस्ट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर मे का इस्तेमाल किया जाएगा। तो यू मे गेट दिस जॉब, तो आपको ये जॉब मिल सकती है। तो ये हमने देखा। कई बार संभावना नहीं जताई जा रही है, मान लो मीन्स कैपेसिटी दिखाई जा रही हो, तो जैसे आप ये वाला सेंटेंस आप चेक करके देखिए कि इफ़ यू गो टू द सुपरमार्केट, अगर तुम सुपरमार्केट जाओगे, यू कैन बाय सम ब्रेड, तो तुम क्या कि कुछ ब्रेड खरीद सकते हो, कुछ रोटियां खरीद सकते हो, है ना, कुछ ब्रेड खरीद सकते हो, ये बोला जा सकता है। तो इसके लिए क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा यहाँ पर। तो इफ़ यू गो टू द सुपरमार्केट यू कैन बाय सम ब्रेड, यहाँ पर कैन का इस्तेमाल किया गया। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर इफ़ रहेगा हमारा सिंपल प्रेजेंट हो सकता है, फिर उसके बाद जो हमारा कॉमा लगा के जो आएगा वो फ्यूचर में भी हो सकता है। कैपेसिटी दिखाएगा तो कैन का करोगे, और अगर और ज़्यादा बेहतर जाएगा संभावना तो मस्ट हो जाएगा, उससे कम रहेगा तो मे का इस्तेमाल करें। या कई बार हमको इम्पेरेटिव सेंटेंस भी मिल जाता है। इसके आप एग्जांपल सेट कर लेते हैं, देखो, है ना। इफ़ आई फाइंड हर एड्रेस, अगर मैं उसका एड्रेस पा जाऊँगा, इफ़ आई फाइंड हर एड्रेस आई विल सेंड हर इन्विटेशन, अगर मैं उसका एड्रेस पा जाऊँगा, अगर मुझे उसका एड्रेस मिल जाएगा तो मैं उसे इन्विटेशन भेजूँगा, है ना। तो क्या देख पा रहे, इफ़ क्लॉज जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनी हुई है, और भेजूँगा यानी फ्यूचर में जाएगा, तो आई विल सेंड हर इन्विटेशन, तो ये तो हो गया सिर्फ फ्यूचर का। अगला देखते हैं, देखो यहाँ आ गया। तो जो हमने पढ़ा था ना कि यहाँ पर बुक्स में हमको दिखता है कि जो डिपेंडेंट क्लॉज होती है वो सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनती, तो ऐसा नहीं है कि हमको प्रेजेंट परफेक्ट में भी सेंटेंस मिल सकता है। तो जैसा लिखा हुआ है कि इफ़ यू हैव स्टडीड फॉर दिस एग्ज़ाम, अगर तुमने इस एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई की है, देखो परफेक्ट हो गया, है ना। तो क्या उन्होंने बोला, यू विल पास इट, तो तुम इसको पास कर लोगे, है ना। इन्होंने ये बोला कि अगर तुमने पढ़ाई भी की है तो तुम इस एग्ज़ाम को पास कर लोगे। तो तुमने यहाँ पढ़ाई की है किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट में, परफेक्ट भी आ सकता है यहाँ पर, है ना। आगे देखें तो आगे है कि इफ़ इट इज़ हॉट टुडे, अगर आज गर्मी होगी, वी मे गो स्विमिंग, तो हम स्विमिंग के लिए जा सकते हैं। इन्होंने संभावना जताई तो मे का इस्तेमाल किया गया है ना। आगे इन्होंने बोला इफ़ यू सी हर, अगर वह तुम्हें दिखे या अगर तुम उसे देखो, डू नॉट टेल हर आई वॉज हियर, तो उसे मत बताना कि मैं यहाँ पर हूँ, है ना, मैं यहाँ पर था। तो डू नॉट आ गया, तो यानी ये हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस हो गया, यहाँ पर इस्तेमाल कर लिया हमने। तो ये हो क्या रहा है एक्चुअली में, तो हो ये रहा है कि आपको जो कंडीशनल सेंटेंस का टाइप 1 है उसमें आपको एक जो फार्मूला नोट करना है वो ये नोट करना है कि मैं बताता हूँ क्या नोट करना है। जैसे यहाँ पर थैंक यू तो लिखा हुआ है, बाकी हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे, लेकिन इसका फार्मूला नोट कर लेंगे। फार्मूला क्या लिखेंगे, इफ़ का आप इस्तेमाल करो, है ना।
साथ में मैं रेज करता रहूँगा, फिर प्लस लगाओ, फिर यहाँ पर किसका इस्तेमाल कर सकते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल कर सकते हो, है ना, प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करोगे, जैसा सेंटेंस रहेगा वैसा करोगे। उसके बाद में आपको लिखना चाहिए यहाँ पर सेंटेंस लिख दो सिर्फ। तो अगर मान लो सेंटेंस में कैपेसिटी की बात कर रही है तो आप कैन का इस्तेमाल करो, संभावना की बात करी तो मे का इस्तेमाल करो, है ना, या कोई सजेशन दे रहा है तो शुड का इस्तेमाल करो। कहने का मतलब है कि सेकंड जो पार्ट है हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है, उसमें हम मॉडल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमने देखी। तो एक बार मैं फिर से रिकैप कर देता हूँ। तो इसलिए ये फॉर्मूला थोड़ा सा छोटा पड़ जाता है, पूरा कंप्लीटली सही नहीं हो पाता है ना। तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। फॉर्मूला मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि हमारी जो इफ़ क्लॉज है या सब ऑर्डिनेट क्लॉज है, या जिसको हम और भी नाम से कई जानते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज के नाम से जानते हैं, वो प्रेजेंट सिंपल में हो सिंपल प्रेजेंट में हो सकती है या प्रेजेंट परफेक्ट में भी हो सकती है ना। फिर उसके बाद आप प्लस लगाओगे, उसके बाद आप क्या लिखोगे, सब्जेक्ट प्लस विल, कैन, में, माइट, मस्ट का इस्तेमाल करो। इम्पेरेटिव सेंटेंस भी हो सकता है, बट विल कैन में होगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करोगे। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है जो हमने डिस्कस की। तो आज हम सिर्फ 2 ही डिस्कस करेंगे, बाकी के अगले वीडियो में करेंगे। जो हमारे 3 बचे हुए हैं, है ना, 3 क्या लगभग, हाँ, जो हमारे ये बचे हुए हैं ये वाले कहाँ वेयर, हाँ, ये 2 बते इम्प्रॉबेबल कंडीशन, इम्पॉसिबल कंडीशन और हाइपोथेटिकल कंडीशन, ये 3 कंडीशन बची हुई। हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इनको। तब तक के लिए आपको क्या करना है कि जितने भी सेंटेंसेस आपको मिल जाए आप उनकी प्रैक्टिस करो, अच्छे से उनको समझो, है ना। और मीन्स स्पीकिंग में आप ध्यान रखो कि ज़रूरी नहीं है कि अगर तुम आओगे तो मैं जाऊँगा, इफ़ यू विल कम आई विल गो, गलत हो जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि कंडीशनल सेंटेंस ये कहता है। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि पहला वाला जो पोर्शन रहेगा वो सिंपल प्रेजेंट में हो सकता है, मतलब इफ़ क्लॉज जो रहेगी वो सिंपल प्रेजेंट में हो सकती है, सिंपल परफेक्ट में भी हो सकती है ना। और उसके बाद आप क्या लगाओगे, प्लस लगाओगे, और फिर अगर फ्यूचर में होगा तो विल का इस्तेमाल करो, नहीं तो आप कैपेसिटी है तो कैन का, नहीं तो मस्ट में, या इम्पेरेटिव सेंटेंस होगा उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो हमने 2 तरह के कंडीशनल सेंटेंस देखे, एक जीरो कंडीशन, तो जीरो कंडीशन में साइंटिफिक ट्रुथ जो होता है उसकी बात करते हैं, अगर ये चीज़ होगी तो दूसरा होना तय है ना। और उसके बाद हमारा फर्स्ट कंडीशनल है जिसकी संभावना पूरी होने की ज़्यादा है, मतलब कि अगर आप मेहनत करेंगे तो पास हो जाएंगे। सिंपल है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप सिंपल पढ़ सकते हैं इसको, है ना। हाँ, या फिर मैं इसको बोलूँ कि अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम पास हो सकते हो, इफ़ यू वर्क हार्ड यू में पास, है ना, कि अगर तुम मेहनत करते हो तो तुम्हें पास हो जाना चाहिए। तो इफ़ यू वर्क हार्ड यू शुड पास द एग्ज़ाम। तो क्या आप क्या देख पा रहे हो, जो सेकंड पार्ट है उसमें हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, मॉडल्स का इस्तेमाल करते जा रहे हैं, जैसे ही आ रहे हैं हम वैसे ही इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। तो ये तो आज का हमारा था मीन्स कंडीशनल सेंटेंस का पहला पार्ट। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, है ना। तब तक के लिए थैंक यू एंड मीन्स बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं, जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगेन, है ना। थैंक यू।